नमस्कार। आज हम जानेंगे बिहार टीए रूल्स, बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के बारे में। संपूर्ण यात्रा भत्ता नियमावली का महत्वपूर्ण नियम आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। इस प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए भी इस चैनल पे आप बने रह सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबा के। कृपया करके आज आप जानें बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के सभी नियम और उसके अलावा महत्वपूर्ण बातें जो जानना बहुत ज़रूरी है। इस नियमावली में 9 सेक्शन है एवं 160 रूल्स हैं। इस नियमावली के भाग 2 में से कुछ परिशिष्ट जो झारखंड से संबंधित थे हटा दिए गए हैं। इसमें 9 सेक्शन में शुरुआत होता है जनरल स्कोप से, उसका डेफिनेशन से, जनरल कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ टीए और अंत होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर पे जाके हम आगे जानेंगे इसमें कौन कौन से नियम हैं। यात्रा भत्ता के सामान्य सिद्धांत क्या है। यात्रा भत्ता लाभ का साधन नहीं है। याद रहे, यात्रा भत्ता कोई लाभ का साधन नहीं है। इससे सेवा शर्तों का उल्लंघन न हो ताकि नियोजक और कर्मचारियों का संबंध बना रहे। सक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बुद्धिमत्तापूर्ण मितव्ययिता बरतने का सावधानी रखें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यात्रा भत्ता का गलत दावा करने वाले अधिकारी या कर्मचारी बर्खास्तगी के दंड के भागी बन सकते हैं। यात्रा भत्ता का गलत दावा करने पर बर्खास्तगी का दंड भी मिल सकता है। इसीलिए यात्रा भत्ता का दावा करने से पहले नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। नियम 1 में आप जान ही गए हैं क्या है। नियम 2 में यह नियमावली राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सरकारी सेवक पर लागू होती है। राज्य सरकार को इस नियमावली के अंतर्गत किसी को कोई भी शक्ति प्रदान करने से पहले वित्त विभाग की सलाह लेना अनिवार्य है। अधीनस्थ प्राधिकार ऐसी शक्ति का प्रयोग अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सरकारी सेवक के संबंध में कर सकते हैं। नियम 4 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों पर वित्त विभाग नियम 5 के आलोक में अपनी सम्मति दे सकती है। नियम 42(2) के तहत 2 या अधिक रास्तों में सबसे नज़दीक का रास्ता कौन है यह निश्चित करने की शक्ति, पूर्ण शक्ति सरकार के विभाग को है। यानी कि यात्रा आप करते हैं तो उनमें से आपको ये दर्शाना है कि सबसे सुगम रास्ता और सबसे कम दूरी वाले रास्ते का इस्तेमाल करना है। रूल को निर्वचन करने एवं टाइम टू टाइम चेंज करने की शक्ति राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। सरकारी सेवक का यात्रा भत्ता दावा यात्रा काल में लागू नियमावली से ही रेगुलेट होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात नियम 9 में बताया गया है कि एक्चुअल यात्रा खर्च, वास्तविक यात्रा खर्च क्या होगी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग में आपको आने जाने का खर्च होगा, ना कि होटल चार्ज, जलपान इत्यादि। नियम 11 क में बताया गया है कि मुख्यालय से अनुपस्थिति सभी प्रयोजनों के लिए 1 दिन गिनी जाएगी 24 घंटे के कम होने के मामले में। हेडक्वार्टर के संबंध में आप समझ सकते हैं नियम 14, जहां कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हों अथवा कोई अन्य स्थान जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करे। अभी आप लोग को बीपार्ड में ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें आपका कार्यालय का स्थान निर्धारित होगा। तो कार्यालय का स्थान वह निर्धारित होगा जहां कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हों अथवा कोई अन्य स्थान जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करे। यानी कि बीपार्ड की दूरी आपके कार्यस्थल जहाँ पे आपको विभाग आवंटित है वहाँ से दूरी देखी जाएगी। 8 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी हालत में, तो ही यात्रा भत्ता देय होगा। नियम 23 में ट्रांसफ़र के संबंध में बताया गया है कि यात्रा भत्ता कैसे मिलेगा। नए पद पर कर्तव्य ग्रहण करने के लिए
अपना मुख्यालय बदल जाने के फलस्वरूप। नियम 24 में यात्रा भत्ता का परिभाषा बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। लोक सेवा के हित में की गई यात्राओं के मद में खर्च राशि की पूर्ति हेतु सरकारी सेवकों को दिए जाने वाले भत्ता। यात्रा भत्ता क्या है? लोक सेवा के हित में की गई यात्राओं के मद में खर्च राशि की पूर्ति हेतु सरकारी सेवकों को दिए जाने वाला भत्ता, ये यात्रा भत्ता है। नियम 28 आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। नियम 28 में ये बताया गया है कि यात्रा भत्ता आकलित करने के प्रयोजन से सरकारी सेवक को वेतन के आधार पर नहीं बल्कि उनके ग्रेड पे के आधार पर 4 कोटियों में विभक्त किया गया है। यानी कि वेतन के आधार पर यात्रा भत्ता आकलित नहीं किया जाएगा, ये आपके ग्रेड पे के आधार पर आकलन किया जाएगा। उसे 4 कोटियों में विभक्त किया गया है। वित्त विभाग का संकल्प संख्या 922/29/1/2010 की कंडिका 3 द्वारा प्रतिस्थापित है। उक्त 4 श्रेणी में ग्रेड पे के आधार पर जो विभक्त किया गया है वो इस प्रकार से है: 8700 ग्रेड पे एवं इससे अधिक, 4800 एवं इससे अधिक किंतु 7600 तक, 2400 एवं इससे अधिक 4600 तक। आप लोग का 4600 में आता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, याद रखें ये श्रेणी 3 में आएगा। और उसके बाद 2000 से कम ग्रेड पे वाले को दिया जाता है। यानी कि 4 प्रकार से इसे विभक्त किया गया है, वेतन के आधार पे नहीं बल्कि ग्रेड पे के आधार पे। यात्रा भत्ता के लिए ट्रांजिट पीरियड क्या होता है? एक पद से दूसरे पद पर जाने के लिए किए जाने वाले यात्रा में निम्नतर पद कोटि के लिए सरकारी सेवक हकदार होंगे। ये नियम 30 बता रहा है। आपका यात्रा भत्ता के संबंध में जितनी भी जानकारी दे रहे हैं इसी में से आपको विभागीय परीक्षा में पूछेगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है, याद रख लीजिए। यात्रा भत्ता कितने प्रकार के हैं? सवाल आता है एग्जाम में, इन्हें याद कर लें। काइंड्स ऑफ टीए, ये 5 प्रकार के हैं: अस्थाई यात्रा भत्ता, सवारी भत्ता, मील भत्ता, दैनिक भत्ता, वास्तविक यात्रा भत्ता। यही दैनिक भत्ता डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा। वास्तविक यात्रा भत्ता पूर्व में आप देखे हैं जान। नियम 33 कहता है कि अस्थाई यात्रा भत्ता क्या है? एक मासिक भत्ता है जो सरकारी सेवक को इसलिए दिया जाता है कि वे अपने कर्तव्य क्षेत्र के भीतर जो भी यात्रा करे उसके खर्च की पूर्ति हो। वित्त विभाग के पत्रांक 688 2 फरवरी 2001 फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद की आर्थिक समिति के निर्णयोपरांत अस्थाई यात्रा भत्ता यानी कि अस्थाई यात्रा भत्ता एवं सवारी भत्ता को फरवरी 2001 के प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रहे, 2001 से फरवरी 2001 से अस्थाई यात्रा भत्ता एवं सवारी भत्ता को समाप्त कर दिया गया है। 2001 से अस्थाई यात्रा भत्ता एवं सवारी भत्ता को समाप्त कर दिया गया है। एग्जाम में आए। सवारी भत्ता क्या था? मुख्यालय में अथवा थोड़ी दूर के भीतर बार बार होने वाले यात्रा जिसके लिए मील भत्ता अनुमान्य न हो। फरवरी 2001 के प्रभाव से इसे समाप्त कर दिया गया है। सवारी भत्ता नियम 35 यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया है। नियम 33 अस्थाई यात्रा भत्ता, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। नियम 41 में है मील भत्ता। खास यात्रा के से खर्च की पूर्ति के लिए मील भत्ता दिया जाता है। खास यात्रा से खर्च की पूर्ति के लिए मील भत्ता दिया जाता है। तय की गई दूरी के आधार पर भी मील भत्ता दी। मील भत्ता के कैलकुलेशन हेतु मानक क्या है? मील भत्ता के कैलकुलेशन के हेतु मानक मील भत्ता ही आज के समय में मिलता है। यहाँ पे 3 प्रकार का कंडीशन है मील भत्ता के लिए। निकटतम मार्ग से यात्रा करना, यानी 2 या उससे अधिक संभव मार्ग हो तो आपको सबसे दूर वाले मार्ग का चयन नहीं करना है। आपको सबसे सस्ते और सुगम तथा सबसे कम दूरी वाले मार्ग का चयन करना है। ध्यान दीजिए, अगर राज्य सरकार को शक होगा, संदेह की स्थिति होगी तो वो निर्णय लेगी कि निकटतम मार्ग कौन सा है और निकटतम मार्ग के आधार पर आपको भुगतान किया जाएगा। सबसे सस्ता मार्ग भी होना चाहिए, निकटतम ही नहीं हो, सस्ता भी होना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। एक सवाल परीक्षा में आता है कि राज्य के अंदर अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन के किस दर पर अनुमान्य होगी? राज्य के अंदर
अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन के किस दर पे अनुमान्य होगी? तो आधा दर पे। ये जो क्षेत्र के कर्मचारी और पदाधिकारी है उनके द्वारा इसकी मांग की जाती है और आपको इसका भुगतान भी किया जाता है। नियम 43 कहता है कि यदि निकटतम मार्ग छोड़कर भिन्न मार्ग से यात्रा वास्तव में की गई हो तो राज्य सरकार खास कारण जो लिखित हो मील भत्ता जोड़ने की अनुमति दे सकता है। नियम 44 कहता है कि यात्रा का आरंभ तथा अंत का बिंदु मुख्य लोक कार्यालय अथवा वह होगा जिसे राज्य सरकार विनिश्चित करे। यानी कि आप तो जान गए हैं कि जहाँ पे आपके वर्क यानी जहाँ पे वर्क प्लेस आपका है, जहाँ आपका अभिलेख रखा गया है उसी को मुख्यालय माना गया है। और नियम 44 कहता है कि यात्रा का आरंभ और अंत का बिंदु मुख्य लोक कार्यालय अथवा वह होगा जिसे राज्य सरकार विनिश्चित करे। मील भत्ता रेल, स्टीमर, सड़क, विमान यात्रा के मामलों में देय होता है। मील भत्ता रेल, स्टीमर, सड़क, विमान यात्रा के मामलों में देय होता है तथा तदनुसार ही भिन्नता कैलकुलेट किया जाता है। रेल यात्रा के लिए ग्रेड पे आधारित मील भत्ता श्रेणी अनुमान्यता वित्त विभागीय संकल्प संख्या 922 29/1/2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 8700 एवं इससे अधिक के लिए एसी प्रथम श्रेणी, 4800 से 7600 के लिए एसी सेकेंड टियर शयनयान, 2400 से 4600 ग्रेड पे वाले के लिए यानी कि इसी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं 2400 से 4600 वाले में, यानी कि एसी 3 टायर शयनयान कुर्सीयान, और 2000 इससे कम वाले के लिए सामान्य स्लीपर क्लास। यानी कि रेल यात्रा के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अनुमान्य है 2400 से 4600 ग्रेड पे वाला एसी 3 टियर शयनयान ऑब्लिक कुर्सीयान। ऑल इंडिया सर्विस मेंबर्स के लिए एसी प्रथम श्रेणी अनुमान्य। ट्रेन पर बिताई गई वास्तविक यानी कि 12 घंटे के अधिक समय के लिए पूर्ण दिन का दैनिक भत्ता आपको मिलेगा। ट्रेन पर बिताए गए वास्तविक 12 घंटे से अधिक समय के लिए पूरे दिन का दैनिक भत्ता तथा 6 घंटे से 12 घंटे तक के लिए आधे दिन का दैनिक भत्ता देय होगा। ध्यान। रेल यात्रा के दौरान सरकारी सेवक रेलवे स्टेशन आने जाने में की गई सड़क यात्रा। रेल यात्रा के दौरान सरकारी सेवक रेलवे स्टेशन आने जाने में की गई सड़क यात्रा के लिए भी मील भत्ता तथा नियम 64 के अनुसार दैनिक भत्ता के अनुसार दैनिक भत्ता ले सकते हैं। नियम 57 कहता है कि सड़क से यात्रा के लिए आपको क्या किया गया है। 8700 एवं इससे अधिक एसी बस टैक्सी कार, 4800 से 7600 एसी बस टैक्सी कार, 2400 से 4600 इसके लिए बस और या ऑटो इससे यात्रा यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए है 2400 से 4600 वाले में बस या ऑटो से स्टेशन जाइए और वहाँ से आइए। नियम 57 कहता है। नियम 62 में है कि विमान यात्रा से तात्पर्य सरकारी कंपनी वित्त विभाग के संग अधिसूचना 9091/30/8/2012 द्वारा दिनांक 1/4/97 के प्रभाव से इसमें डीजीसीए से अनुमोदित निजी विमान परिवहन कंपनियों को भी जोड़ दिया गया है, परंतु निजी विमान वायु टैक्सियां इसमें शामिल नहीं है। नियम 63 कहता है कि वायुयान से यात्रा करने पे नियम 63 में है कि वायुयान से यात्रा करने पे ग्रेड पे 8700 से ऊपर वाले पदाधिकारी ग्रेड पे 8700 एवं इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले पदाधिकारी ही कर्तव्य पर यात्रा की स्थिति में वायुयान से इकोनॉमी क्लास से यात्रा करने के हकदार होंगे। याद रहिए, यह एग्जाम में आएगा। नियम 63 में है वायुयान से यात्रा के लिए इकोनॉमिक क्लास में सफ़र कौन कर सकते हैं, किस स्तर के पदाधिकारी कर सकते हैं। तो याद रखिए 8700 एवं उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले पदाधिकारी ही इसके हकदार हैं। विशेष परिस्थिति अगर कहीं पे ये 8700 से ऊपर वाले पदाधिकारी नहीं है तो 7600 ग्रेड पे तक पाने वाले पदाधिकारियों को भी विमान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी, बशर्ते कि वे महत्वपूर्ण दायित्व के पद पर निर्वहन करते हो एवं लंबे अवधि तक ऐसे पदाधिकारी का मुख्यालय से बाहर रहना लोकहित के कार्य में बाधक न हो। यह विशेष अनुमति प्रधान सचिव अथवा विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्त प्रदान कर सकेंगे। समझ गए। वायुयान से यात्रा के कंडीशन में
8700 या उससे ऊपर ग्रेड पे वाले ही पदाधिकारी यात्रा कर सकते हैं वायुयान के से इकोनॉमिक क्लास में, या नहीं तो विशेष परिस्थिति होने पे 7600 के पदाधिकारी भी कर सकेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य है कि अपने कर्तव्य से ज़्यादा दिन तक बाहर रहना अगर लोकहित में है तो, नहीं है तो नहीं। और इसके लिए भी आपको अनुमति लेना होगा अपने विभाग के प्रधान सचिव या सचिव से, नहीं तो विभागाध्यक्ष से, नहीं तो क्षेत्रीय कार्यालय में है तो प्रमंडलीय आयुक्त से। एक और कंडीशन है, 67,000 या इससे अधिक मूल वेतन में कार्यरत पदाधिकारी देश के अंदर वायुयान से यात्रा के दौरान स्वीकृत श्रेणी में यात्रा के पात्र होंगे। अनुपरीक्षित वेतनमान 12,300 से कम वेतन एवं पुनरीक्षित वेतनमान 7600 से कम ग्रेड पे के पदाधिकारी को वायुयान यात्रा की पात्रता नहीं है। 7600 से कम ग्रेड पे वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को बाध्यकारी विशेष परिस्थिति में वायुयान से स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के संकल्प, वित्त विभाग के ज्ञापन 57-29/6/11 द्वारा प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है। रेल टिकट उपलब्ध नहीं होने के आधार पर, मुख्य सचिव रेल कोटा नहीं होने पर अत्यंत ही बाध्यकारी परिस्थिति में वायुयान से यात्रा की स्वीकृति दी जाएगी, परंतु वापसी हेतु रेल यात्रा की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। संकल्प 922 में ही बताया गया है कि राज्य के अंदर बाहर वायुयान ट्रेन से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए तथा बाध्यकारी परिस्थिति में वायुयान से यात्रा की व्यवस्था का प्रयास हो। परिस्थिति में टैक्सी ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पे निम्न दर अथवा वास्तविक भाड़ा जो कम हो का भुगतान होगा। परिस्थितियों में टैक्सी या ऑटो से आप कहीं जाते हैं तो जैसे टैक्सी से है 15 रुपये प्रति किलोमीटर मेट्रो शहर में, और अन्य शहर में 12 रुपये प्रति किलोमीटर। निजी कार से है 8 किलोमीटर प्रति शहर। ऑटो रिक्शा से है 8 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। दोपहिया वाहन से है 3 किलोमीटर। साइकिल से है 1.20। पैदल से है 0.60। इसी प्रकार से है प्री पेड टैक्सी ऑटो से लिए है वास्तविक किराया प्राप्त रसीद के आधार पर। यह आपको पूर्व से निर्धारित है। इसी के आधार पर आपको टीए बिल प्रस्तुत करने के समय कैलकुलेट करके आपको सबमिट। निजी वाहन से यात्रा सरकारी कार्य हेतु विशेष परिस्थिति में की जा सकती है। टैक्सी से थाना की पाला रखते हो अथवा जिनके पास सरकारी वाहन संबद्ध नहीं हो। दैनिक भत्ता क्या है? दैनिक भत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बाल्मी में ट्रेनिंग करने जाइएगा तो यही दैनिक भत्ता ही मिलेगा। दैनिक भत्ता में है कि मुख्यालय से अनुपस्थिति के हर एक दिन के लिए दिए जाने वाला एक रूप यूनिफॉर्म भत्ता है, जिससे सरकारी सेवक के सामान्य दैनिक खर्च को पूरा किया जा सकता है। यानी कि विपाड में जब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो नियम 64 के तहत ही दैनिक भत्ता दिया जाता है, और इसी में स्पष्ट किया गया है कि कम से कम 8 किलोमीटर से अधिक दूरी हो। मुख्यालय से कम 8 किलोमीटर से अधिक दूरी हो। मुख्यालय से कम 8 किलोमीटर की अधिक दूरी हो, याद रहे। ये जब सबसे इम्पोर्टेंट है। दैनिक भत्ता जब टीए बिल आप प्रस्तुत करेंगे विपाट में प्रशिक्षण के लिए तो ये दैनिक भत्ता इसी के आधार पर मिलेगा। दैनिक भत्ता के बारे में आगे नियम 65 में बताया गया। दैनिक भत्ता केवल दौरे पर की गई यात्रा के क्रम में विश्राम के लिए अनुमान्य है। अब देखिए नियम 65 क 1 में लिखा गया, मुख्यालय की अनुपस्थिति उस समय से प्रारंभ होती है जब कोई सरकारी सेवक